नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। साजिया इल्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की घटना पर मीडिया से चर्चा कर रही हैं साजिया इल्मी। ममता दीदी कह रही है राम श्याम वाम इसके लिए जिम्मेदार हैं। बहुत शर्मसार करते हैं ममता के शब्द। राम हम सबके आराध्य हैं, मैं एक मुसलमान हूँ, आप इमाम हिंद का नाम ला रही हैं। वहीं ये नहीं बता रहे हैं कि प्रिंसिपल पर कार्रवाई क्यों नहीं की, इतने लोग वहां क्या कर रहे थे, सीसीटीवी का क्या हुआ। वहीं इस बच्ची के माँ बाप को फोन पर बताया जाता है कि वह आत्महत्या है। सबूत मिटाने के लिए रिनोवेशन का काम शुरू हो जाता है। वहां महिला मुख्यमंत्री है, सबसे ज्यादा महिला सांसद है उनकी। तथ्य मिले हैं, रेप करने वाले एक नहीं ज्यादा थे। कहाँ हैं वे लोग? कौन लोग हैं जो सबूतों को लगातार नष्ट किए जा रहे हैं? पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है। देश भर के डॉक्टर स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं, इंसाफ कब होगा? माँ और पिता पर क्या बीती होगी जब उन्होंने ये मंजर देखा होगा। ममता बनर्जी बलात्कारियों को बचाते आ रही हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। कन्नौज में जो वाकया हुआ अखिलेश के सबसे खास पर आरोप है। भगवान राम सबके हैं, भगवान राम का नाम लेकर आप बेइज्जत करती हैं, मजहबी भावनाओं का मजाक उड़ाती हैं। वे कहती हैं जो तिरंगा लेकर आए थे वही प्रदर्शन कर रहे थे। आपके खूबसूरत शहर में आई हूँ, लेकिन एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में आप लोग को बताने के लिए। आप सब परिचित हैं, वाकिफ हैं। साथियों, हमारे देश के जमीर पर एक बहुत बड़ा धब्बा, एक बहुत बड़ा कलंक है जो हुआ है कोलकाता में। मैं जानती हूँ इस वक्त भी भोपाल में भी एम्स में जहाँ पता चला मुझे और यहाँ के निजी अस्पतालों में भी किस तरह से सारे डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं। एक इसको ममता सरकार की निर्ममता की पराकाष्ठा आप ये देखिए कि कैसे बलात्कारियों को भी, बलात्कारी नहीं कहूंगी, उन राक्षसों को किस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है। और ये रिकॉर्ड पुराना है, हमें याद है क्या हुआ शाहजहां शेख के साथ। 40 दिन पुलिस ढूंढती रही, लेकिन शेख शाहजहां जो थे ऐसी कहीं जगह पे थे जिन्हें ढूंढ नहीं पाई। और अब ये आलम है कोलकाता में कि ममता दीदी आज कह रही हैं कि राम श्याम और वाम इसके लिए जिम्मेदार हैं। यानी कि अभी जितना बैर आपको भगवान राम से, कि आप इसमें भी भगवान राम का नाम ला रहे हैं। बहुत ही शर्मसार करते हैं उनके शब्द हम सबको, हर एक भारतीय को। और भगवान राम सब जानते हैं कि सिर्फ भाजपा के नहीं, पूरे देश के हैं। और एक मुसलमान होने के नाते मैं आपको बता दूं, और आप जानते भी हैं, अल्लामा इकबाल के और वो शब्द, वो अल्फाज है, राम के वजूद पर है हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। तो आप इमाम हिंद का नाम ला रही हैं, आप भगवान राम का नाम ला रही हैं, आप शाम का नाम ला रही हैं। आप ये नहीं बता रही हैं कि वो नियुक्ति किसने की थी, वो प्रिंसिपल क्या कर रहा था, उसको बर्खास्त पहले क्यों नहीं किया गया और उसको फौरन एक और जगह क्यों नियुक्त किया गया, सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं चल रहे थे, उस लड़की पर इल्जाम क्यों लगाए जा रहे थे कि वो देर में क्यों है, और सीसीटीवी कैमरा जो बाहर से दिखाता है कि एक शख्स नहीं बल्कि और ज्यादा शख्स थे। जो घिनौने किस्म के जो तथ्य सामने आए हैं, आप सोचिए साथियों, एक महिला होने के नाते तो एक बात है, लेकिन एक इंसान होने के नाते जो हैवानियत और बर्बरता हमने देखी है कोलकाता में, देश सदमे में है। साथियों, 2012 निर्भया आंदोलन, मैं सड़कों पर थी, हमने देखा था, मैं अस्पताल में थी जब निर्भया की जो सर्जरी हुई थी, उसके बाद जो डॉक्टर्स, 4 डॉक्टर्स थे जो ब्रीफ कर रहे थे, मुझसे कहा था आप चुपचाप बैठिए। मैं चुपचाप अलग बैठी हुई थी। तब मैं एक आंदोलन का हिस्सा थी, आप सब जानते हैं। तो और जो मैंने सुना था ना साथियों, आप भी होते तो वो सदमा जाता नहीं छूटता, लेकिन हम सबको पता चला क्या तथ्य है। अब साथियों फर्क ये है, और आप लोग सवाल ये पूछेंगे, आप लोग ये पूछेंगे कि भैया आप इस पर क्यों जिक्र कर रही हैं। तो क्या होता अगर भोपाल में और राज्यों में और लखनऊ में और जौनपुर में और सुल्तानपुर में और राजस्थान के कई शहरों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, लड़कियां असुरक्षित अपने को महसूस कर रही हैं, जान रही हैं कि वो महफूज नहीं है। आप पूछेंगे सवाल ना, लेकिन आप बताइए कभी ऐसा हुआ है कि लगातार एक बार नहीं कई बार बलात्कारियों को राजनीतिक शय दी गई है? आपने कभी सुना है ऐसे वाक्य का, जब उस बच्ची के माँ बाप को फोन किया जाता है और ये बताया जाता है सोच समझ कर कि वो सुसाइड है, 3 घंटे तक वो पार्थिव शरीर को नहीं देख पाते। और ना सिर्फ ये, आप सोचिए किस तरह से सबूतों को नष्ट करने के लिए वो सरकारी अस्पताल में रिनोवेशन का काम शुरू हो जाता है।
ना सिर्फ ये साथियों, बाकायदा कुछ लोग आते हैं और हुड़दंग करते हैं और सर्वर रूम में चले जाते हैं और जो डीवीआर को हटाने की कोशिश करते हैं। बहुत हमने साथियों, बहुत ही इस तरह के जो वाकये होते हैं शर्मसार करते हैं। बहुत ही अफसोस होता है कि हमारे सरजमी पर ऐसे राक्षस रहते हैं और भेड़िए घूमते हैं। लेकिन साथियों, इस तरह से आपने कभी सुना है कि वो महिला जो खुद एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है, उसके सबसे ज्यादा महिला सांसद हैं, बाकायदा रेपिस्ट और बलात्कारियों को ना सिर्फ राजनीतिक शय और संरक्षण दे रही है, बल्कि इसके लिए कह रही जो तिरंगा लेके घूम रहे हैं, जो राम और श्याम वाले हैं, वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा निर्लजता की कोई और गुंजाइश नहीं है। ये बहुत ही तकलीफदेह वाकया हुआ है, सबको झकझोर दिया है, रूह कांप गई है लोगों की। अगर आप तथ्य पढ़े नहीं जाते हैं साथियों, और साफ जाहिर है कुछ शब्दों का मैं नहीं इस्तेमाल कर सकती, लेकिन जो भी मेडिकल लीगल रिपोर्ट में जिसको भी जल्दी जल्दी कराने की कोशिश की गई, तो तथ्य मिले हैं, साफ जाहिर हैं कि उस डॉक्टर बिटिया के जो बलात्कारी थे वो एक नहीं था, ज्यादा थे। ये है ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगने के लिए। अब जब उन्होंने सीबीआई जांच की बात करती है, सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई जब सारी तथ्य लाएगी सामने, तो आप फिर क्यों रहे उनके बाद? मुझे लगता है कोई औचित्य नहीं है ममता बनर्जी का सरकार में बने रहने का। जिस तरह से वाकया हुआ है, जिसने हमारी रूह को झकझोर दिया है, मुझे लगता नहीं है कि एक मिनट भी उनको रहना चाहिए। और ये देखिए, बात होती है करप्शन की, फाइनेंशियल इम्प्रोप्राइटी की, लेकिन जो ये जघन्य अपराध हुआ है, इसको किसी भी तरह से, ये पूरी तरह से काबिले ना बर्दाश्त है। और ममता बनर्जी के ट्रैक रिकॉर्ड से लगातार जो सिलसिलेवार जो उनकी राजनीतिक संरक्षण देने की आदत है बलात्कारियों को, उसके मद्देनजर कोई भी महिला सुरक्षित नहीं महसूस करेगी अगर वो एक दिन भी सरकार में रहे। उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, खुद से देना चाहिए, अगर जरा सी भी उनमें शर्म और लिहाज है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो मध्य प्रदेश इस मामले में सबसे अग्रणी है, जिसने बच्चियों से रेप के मामले में फांसी की सजा का कानून, बिल्कुल, है ना। तो अब केंद्र सरकार इस दिशा में कब चलेगी? कि जनरली रेप के केस जितने होते हैं, अगर वो पॉलिटिकल एजेंडे में आ जाए तो ये स्टेट वो स्टेट ये सरकार में फंस जाती है। दूसरा सवाल ये है कि जैसे आपने बंगाल का जिक्र किया कि महिलाओं को सड़क पे मारा गया, ऐसे मध्य प्रदेश जैसे आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ पर है, वहां पे भी महिलाओं के साथ इस तरीके से हो जाता है और उसमें एक आड़ ली जाती है कि ये तो रीति रिवाज है, तो उसमें कोई दखल नहीं देती। तो इस दिशा में सरकार क्या कदम उठाएगी और आप इसको क्या आगे प्रपोजल रखेंगी सेंट्रल में? देखिए, देश का संविधान और देश के कानून सबके लिए सामान्य है, बराबर है। बहुत ही सख्त कानून है, बल्कि जो विशेषज्ञ हैं इस मामले के, वो कहते हैं कि भारत में जो कानून बने हैं लगातार बहुत ही कड़े हैं, लेकिन कानूनों का पालन होना चाहिए और उसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। आपका सवाल ले लीजिए। ऐसे मामलों में बंगाल में लगातार दमनकारी घटनाएं होती रहती है, प्रचार भी करता है, तो हत्याएं होती है, जला दिए जाते हैं। जब इस तरह की लगातार घटनाएं होती है, मानवाधिकार की कोई मामले, तो केंद्र सरकार उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करती? लोग तो ये कहते हैं कि मोदी जी को राखी बांधती है, इसलिए उस पर कार्रवाई। देखिए, सब तरह की बातें होती हैं, लेकिन आप भी सच जानते हैं, और हद तो यह है कि पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि जिन महिलाओं के परिवारों ने भाजपा को वोट दिया था, तो चाहे वो वृद्ध महिला हो या बच्ची हो या आदिवासी महिला हो, बाकायदा गैंगरेप उनके साथ किया गया है। एनएचआरसी ने इसका संज्ञान लिया, हाईकोर्ट ने, कोलकाता हाईकोर्ट ने इसका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। तो ये है असलियत वहाँ की। वो वायलेंस जो है एक इसकी नॉर्मलसी हो गई है वहाँ, वो सामान्य माना जाने लगा है। ये पॉलिटिकल वायलेंस जो हम देख रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो शर्मसार करती है वो बात की सारी महिला सांसद चुप हैं, हर जगह पहुंच जाती है। वो कटवा हो, हाथरस हो, मणिपुर की बात पर तो चाहे वो गृह मंत्री बोल रहे हो, बोलने ही नहीं देती, लेकिन इस पर चुप हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो भी भयावह जो भी हुआ है, इतनी बर्बरता बढ़ती गई है हमारी एक संगी महिला डॉक्टर के साथ, ये बहुत ही दुखद है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि इसके लिए सरकार बहुत ही कुछ ऐसा रूल लेकर आए जिससे आगे जाके कोई भी महिला डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर इसके लिए कभी ना डरे।
जो हम लोग अपनी सेवाएं देते हैं, अब हम डर डर के वो सेवाएं नहीं दे सकते। आज मेरे मन में भी भय है कि अभी मैंने नाइट ड्यूटी की तो मेरे साथ क्या होने वाला है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि हम लोगों की बात सुने और समझें, इस चीज़ की संवेदनशीलता को समझें। देखिए, मेन हमारी मांगे हैं कि कलकत्ता में जो आरोपी हैं उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट की हम जो मांग कर रहे हैं वो डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट पे कमेटी बने और डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और जो भी कलकत्ता के दोषी हैं उन दोषियों को सजा मिले। ये हमारी प्रमुख मांग है। उसी के लिए हम लोग आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं। पूरे प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स और प्रदेश क्या देश के सारे डॉक्टर्स इस घटना से व्यथित हैं और आने वाले समय में किसी भी, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की घटना नहीं, एक महिला के साथ हुआ जघन्य अपराध है। उसके लिए हम समाज के लोगों से भी चाहते हैं कि वो भी इस आंदोलन में जुड़े और आने वाले समय में कुछ भी ऐसी गतिविधि न हो, उसके लिए हम सबका सपोर्ट करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सप्रे संग्रहालय में भारतीय भाषा महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आरएसएस के विचारकों की किताबों को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने को लेकर उठ रहे विवाद पर जवाब देते हुए कहा कि अभी पाठ्यक्रम का कोर्स बना नहीं है, अभी वो कोर्स बनना बाकी है, उसकी अपनी कमेटी है, उसका अध्ययन मंडल है, वो फाइनल करेगा। डॉक्टर यादव ने कहा कि 55 जिले के अंदर जो पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बनाए गए हैं वहाँ हमने लाइब्रेरी बनाई है। हमने कहा है कि लाइब्रेरी में कोई भी विचारवान लेखक होगा उन सभी की पुस्तकें वहाँ रखी जाएगी। हम वहाँ पुस्तकें ना रखें तो क्या करें, पुस्तक रखनी पड़ेगी। वहीं पुस्तक रखने में अब वो राष्ट्रीय स्वयं संघ के हों या अन्य कोई भी हो, आपकी इच्छा हो तो पढ़ो और नई इच्छा है तो मत पढ़ो। डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि ज्ञान दशों दिशाओं से आना चाहिए, ज्ञान का प्रवाह कभी नहीं रुकना चाहिए। भारत की विशेषता भी यही रही है, वहीं भारत के आगे बढ़ने का कारण भी यही है। डॉक्टर यादव ने कहा कि हमारे यहाँ कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम तो सभी के लिए सोच कर चलने वाले हैं। दशों दिशाओं में जो विचार आते हैं उसमें से हम अपने मूल विचार को भूले नहीं हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वाचनालय ग्रंथालय इसलिए होते हैं, अब ये परंपरा थोड़ी कम हो गई है। डॉक्टर यादव ने कहा कि लाइब्रेरी में सभी प्रकार के कोर्स की पुस्तकें होनी चाहिए। हमारे पाठ्यक्रम के अंदर हमने तो उदारतापूर्वक अभी पाठ्यक्रम का तो बनना ही नहीं कोर्स, अभी वो कोर्स तो बनना बाकी है, उसकी अपनी कमेटी है, उसका अध्ययन मंडल है, वो फाइनल करेगा। लेकिन ये जरूर कहा है कि हर एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज जो बनाया है एक 55 जिलों के अंदर, वहां हमने सब तो लाइब्रेरी बनाई है। वो लाइब्रेरी में हमने कहा कोई भी विचारवान लेखक होगा उसकी सबकी पुस्तकें वहां रखी जाएगी। अब पुस्तकें नहीं रखेंगे तो क्या करें, पुस्तकें तो रखना पड़ेगी और पुस्तकें रखने में वो राष्ट्रीय संघ के होंगे या कोई भी होंगे, हमको उनका अपनी पुस्तक आपकी इच्छा हो तो पढ़ो, आपकी इच्छा हो तो मत पढ़ो। ज्ञान तो हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये दसों दिशा से आना चाहिए, सदैव विचारों के प्रवाह कभी नहीं रुकना चाहिए। भारत की विशेषता ही है, भारत आगे बढ़ने का कारण ही है। इसने अपने लाइन सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम तो सबके लिए सोच के चलने वाले और दसों दिशा से जो विचार आते हैं उन विचारों के बलबूते पर हमारे अपने मूल विचार को हम भूले नहीं। सबको देखे समय के साथ काल प्रवाह में अगर लगता है तो कोई चिंता नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वाचनालय ग्रंथालय ये तो होते ही इसीलिए, इसमें सभी प्रकार की होती है। अभी परंपरा थोड़ी कम हो गई थी कि लाइब्रेरी अपने महाविद्यालय में कम हो गई थी, तो हमने कहा नहीं, हमारी लाइब्रेरी में ग्रंथालय में सब प्रकार के कोर्स होना चाहिए। इंदौर में माता अहिल्या के नाम इतना बड़ा भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहा है, वहीं इंदौर में जनप्रतिनिधि एवं भाजपा नेता मौन क्यों हैं? इसका जवाब भी जनप्रतिनिधि को ही देना चाहिए। इंदौर विकास प्राधिकरण एवं मोहन सरकार को 500 से 1000 रुपए करोड़ की सीधी राजस्व हानि पहुंचाने वाले आईडीए सीईओ रामप्रसाद अहिरवार, पूर्व अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, मयंक जुगवानी, योगेंद्र पाटीदार, सीसीपी रचना बोचारे एवं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डायरेक्टर सुभाषीष बनर्जी, डिप्टी डायरेक्टर केएस गवली, असिस्टेंट डायरेक्टर सारंग गुप्ता, जमीनों के दलाल अतुल काकरिया, सचिन भाईजी सीए सहित टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से ताबड़तोड़ स्वीकृत कराने वाले समस्त तेज भू माफियाओं के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार एवं आईडीए को 500 करोड़ से 1000 रुपए करोड़ की राजस्व हानि षड्यंत्र रचकर पहुंचाने के अपराध की जांच हेतु ईडी सहित आर्थिक अपराध ब्यूरो, लोकायुक्त, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को सबूत सहित शिकायत निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर की गई थी। आज आईडीए के सबूतों सहित जो उन्होंने आर्थिक अपराध किया है, भ्रष्टाचार किया है, अहिरवार जो सीईओ है उसने और टाउन प्लानिंग के बनर्जी और गवली ने मिलकर एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत 2 दलालों के साथ जमीन के, जिनको जादूगर बोलते हैं, भू माफियाओं को साथ मिलाकर जो अहिल्या पथ की स्कीम में जमीन आ रही थी उन सारी जमीनों के नक्शे पिछले 2 माह में पास करा दिए। उनकी रजिस्ट्रियां हो गई, उनका डायवर्शन हो गया। अब आज स्कीम लाई जा रही है
जनता को ये दिखाने के लिए कि हम इंदौर का भला करना चाहते हैं, लेकिन भला उन भूमाफियाओं का हो रहा है। जिन 23 लोगों ने नक्शे पास कराए उनको 1000 करोड़ का फायदा है और मोहन सरकार को 1000 करोड़ के राजस्व की हानि है। ये सिर से लेकर पांव तक भ्रष्ट है, उसके अनेक सबूत दिए गए हैं। ये नक्शा उन्होंने भूमाफियाओं को अप्रैल में ही जारी कर दिया कि यहाँ की जमीन आप खरीद लो, उसके बाद नक्शे पास कर दिए गए, जबकि टाउन प्लानिंग का अधिकारी बोर्ड मीटिंग में था। उसको मालूम था कि यहाँ स्कीम आना, शासन इसमें योजना बनाएगा, अहिल्या नगर बनाएगा, सारी कहानी जनता को सुनाई गई, फिर धोखा दिया गया। 75 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत इसने खाई है और एक पूर्व मुख्यमंत्री को लोकसभा के चुनाव में 20 करोड़ से ज्यादा रुपए ये अहिरवार देके आया है। इस बात के बहुत सारे सबूत, डिजिटल सबूत, मोबाइल की जानकारी, इनके ईमेल की जानकारी जांच एजेंसियों को दी गई है, जिससे उन्होंने नक्शे भेजे, जिनसे कन्वर्सेशन करा। दलालों से ये लगातार 20 जून से 20 अप्रैल तक 235 बार इस अहिरवार ने, गौली ने, बनर्जी ने बातचीत की है और सब तय करके ये सारा खेल किया है। कल जब हमने घोषणा की कि इस काम खुलासा कर रहे हैं, तो कल से लेकर आज तक 31 बार वो बात कर चुके हैं आपस में, बल्कि कॉमन मीटिंग भी कर सके हैं, जूम मीटिंग और जो अन्य ऐप पे मीटिंग्स होती है। ये सारे जो डिटेल दिए हैं वो एक सिग्नल ऐप आता है, उसके माध्यम से एक दूसरे को पहुंचाए गए हैं। पूरी षड्यंत्र पूर्वक किया गया है। इसकी सारी जानकारी डिटेल जांच एजेंसी को देकर मुख्यमंत्री से मांग है कि तत्काल इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए और सारे अधिकारियों को अपने पद से मुक्त करना चाहिए, वरना एविडेंस मिटाकर इंदौर का भारी नुकसान करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले उच्च शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सभी विषयों में समावेश करने का हम प्रयास कर रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर बहुत से लोगों में कंफ्यूजन था। हम सेमिनार के माध्यम से उन कंफ्यूजन को दूर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए कमेटी के माध्यम से हमने तय किया है कि हमारे महाविद्यालय में किताबों का भंडार हो, हमारी ज्ञान परंपरा के बारे में अच्छा लिखने वाले लेखकों की किताबों का भंडार हो। भगवान राम लक्ष्मण के साथ ही अन्य हमारे धर्म को लेकर जो भ्रांतियां हैं, जो गलत बातें किताबों में लिखी हैं, उसे दूर करने का हम काम कर रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा किसी विचारधारा का एजेंडा नहीं है। ज्ञान और परंपराओं के आधार पर जो स्थापित किया गया है उसे ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। अपने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा पर लगातार काम हो रहा है। खुशी की बात यह है कि उसमें मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बनने जा रहा है और मध्य प्रदेश ने जहाँ विचार की प्रक्रिया को तेज किए, हमने सेमिनार किए हैं और विभाग में एक भारतीय ज्ञान परंपरा का अलग से प्रकोष्ठ बनाया है। सभी विश्वविद्यालयों में प्रकोष्ठ बनाया है, सभी महाविद्यालयों में प्रकोष्ठ बनाया है। लगातार उनके सेमिनार, उन पर चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा का केवल एक विषय में नहीं, सभी विषयों में समावेश करना, इसलिए गणित भी होगा, फिजिक्स भी होगी में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा, बॉटनी, जूलॉजी, साइंस, राजनीति शास्त्र, भूगोल, सभी विषय में भारतीय ज्ञान क्या कहता है उससे उसकी शुरुआत करना और आगे जाकर के जो विकास हुआ है उन विषयों में उसकी चर्चा भी उन किताबों में, पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित करने का काम होने वाला है। अभी हम भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के बहुत सारे लोगों की भ्रांतियां थी, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था, इसलिए सेमिनारों के माध्यम से जो लेखक हमारे हैं, जो लिखना चाहते हैं, उनको मटेरियल उपलब्ध हो। जो मटेरियल कहीं उनको वेदों से मिलेगा, कोई भागवत गीता से मिलेगा, कोई रामायण से मिलेगा, ऐसे भारत की परंपरा के जो धर्म तत्व है उनसे भी कई प्रकार की ज्ञान परंपरा के उदाहरण उनको मिलने वाले हैं। इसलिए हमने तय किया है, मध्य प्रदेश की एक कमेटी बनी है, उस कमेटी में हमने तय किया है कि सभी विश्वविद्यालयों के सभी लाइब्रेरियों में, सभी महाविद्यालयों में पुस्तकों का भंडार बने, समृद्ध हमारे पुस्तकालय बने। और इसलिए कई लेखकों के जो भारत की ज्ञान परंपरा पर जिनकी अच्छी किताबें हैं, जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है और ऐसी भ्रांतियों को उन्होंने दूर किया है जिसमें कई लेखकों ने कई वर्षों तक भगवान राम ने रावण का वध नहीं किया, लक्ष्मण ने किया है, ऐसी भ्रांति बातें पढ़ाई जाती रही है। राम और लक्ष्मण
का संबंध सीता से गलत था, इस प्रकार की भ्रांति प्रमुख बातें पढ़ाई जाती रही है। हनुमान एक उपद्रवी बंदर थे, ऐसी भ्रांतिपूर्ण बातें पढ़ाई जा रही है। बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन विषयों को उन विश्वविद्यालय से हटाया गया है और इसलिए भारत की ज्ञान परंपरा की जहां बात होगी तो सत्यता के आधार पर होगी। भारत के दर्शन को सही परिप्रेक्ष्य में, सही तथ्यों के साथ में रखने पर होगी। जब विद्यार्थी किसी विषय पर पीएचडी करने जाए तो उसको पूरा विषय स्पष्ट होना चाहिए और सभी प्रकार की, सभी लेखकों की, जिसमें अलग अलग मतों की होगी, इस सब प्रकार की पुस्तकों का हम विश्वविद्यालयों में समावेश करने जा रहे हैं। साथ ही एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा किसी राजनीतिक विचारधारा का एजेंडा नहीं है। ये भारतीय ज्ञान परंपरा हजारों नहीं लाखों वर्षों से भारत के हमारे पूर्वजों ने जो संजोया है, जिस पर रिसर्च किया है और उसके आधार पर परंपराओं को स्थापित किया है। आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन सब विषयों पर, यदि वो परंपरा में कोई चीज है तो उस पर भी रिसर्च करे, यदि कोई चीज रूढ़ी में है तो उसको छोड़ दे, लेकिन यदि वो विज्ञान के आधार पर आज खरी उतरती हो तो उसको गर्व के साथ उद्घोष करे, कहे कि हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने उस पर रिसर्च किया होगा। और इसलिए उदाहरण स्वरूप मैं कई सारी चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक जो बैटरी उसका सेल बनता है, पहले टार्च जो चलती थी उनमें सेल लगते थे। अगस्त संहिता है हमारे ऋषि मुनियों द्वारा, उसको ईसा से 900 साल पहले उसको माना गया है। यानी कितने साल हो गए? ईसा 2024 चल रहा है, उसके 900 साल पहले उस सेल की कल्पना का उल्लेख उसमें है। बाद में हमको कौन सा पढ़ते हैं, जिसको हम, जो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने उसको, इसलिए उसको हम वोल्टाज सेल के नाम से हम पढ़ते हैं। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो विज्ञान के आधार पर भारत के लोगों ने पहले उनकी खोज की थी। दुर्भाग्य से भारत के पास में उसके तथ्यात्मक प्रमाण नहीं थे, तथ्यात्मक दस्तावेज नहीं थे, और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से उन सब पर फिर से तथ्यात्मक प्रमाण हम पेश कर सके, तथ्यात्मक बातें रख सके। इसलिए भारत की ज्ञान परंपरा पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करने का क्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने, देश ने सर्वसम्मति से उसको तय किया है। और इसलिए जो तरह तरह की भ्रांतियां पैदा करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, लेखक सब दूर हो सकते हैं। सेना में जाने वाला बेटा गांव का भी हो सकता है, शहर का भी हो सकता है, सभी जाति और सभी धर्म का हो सकता है। यदि कोई लोग ये कहेंगे कि संघ का कार्यकर्ता है और ये सेना में नहीं जा सकता है, क्या वो चित्तपूर्ण है? संघ के भी कार्यकर्ता, स्वयंसेवक भी लेखक है, वो भी अच्छे वक्ता है, वो भी तथ्यात्मक विश्लेषण करते हैं। जिस प्रकार से कम्युनिस्टों ने अभी तक, वामपंथी विचारधारा के लेखकों ने अभी तक इस देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, भारत के लोग जिस पर गर्व कर सके, भारत की उपलब्धियों को का बखान नहीं करते हुए एक गुलामी के इतिहास के रूप में पूरे देश के इतिहास को लिखा गया है। और इसलिए यह समय ऐसा है कि फिर से भारत के लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से अपने गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली परंपराएं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को सही परिप्रेक्ष्य में, जिससे देश के युवा प्रेरणा ले सके, इस प्रकार से लोगों के सामने आना चाहिए, पाठ्यक्रमों में आना चाहिए। इस प्रकार का मंथन करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विमर्श की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और इसलिए आज एक बड़ा भ्रम कि भाई कोई चीज हम पुस्तकालय में रख देंगे तो वो उसको हम पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी को मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, लेखकों को मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत सारे लोग वेद रखे होंगे कि पुस्तकालय में, वेद में आम छात्र कुछ नहीं समझ सकता, इसलिए उसमें कुछ समीक्षा करने वाले लोगों की किताबें भी सम्मिलित करेंगे। भागवत को सब लोग उसके
बौद्धिक तत्व ज्ञान को नहीं समझ सकते, उसमें कई समस्या आने वाले हैं। इसलिए सभी प्रकार के लोगों का भारतीय ज्ञान परंपरा में हम समावेश करते हुए और जो श्रेष्ठ दर्शन भारत का था उसको फिर से, जिस आधार पर भारत विश्वगुरु कहलाता था और जिसमें विज्ञान भी था, मैथमेटिक्स भी था, सब समावेश था, उस सब के आधार पर भारत को विश्वगुरु बनाने की जो संकल्पना है उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश ने तय की है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 1857 के आजादी के आंदोलन को विकृत करके लिखा गया है। विषयांतर तो होगा, क्योंकि आजादी का आंदोलन केवल एक ही विषय का संपूर्ण पुट यदि है तो 50 साल तक 1857 के आजादी के आंदोलन, इसमें सबसे ज्यादा योगदान आदिवासी समाज का रहा है। इतिहास के पन्नों में कितने आदिवासी हमारे क्रांतिकारियों को नाम का उल्लेख किया गया, उन्हें हटा दिया गया। वीर सावरकर को नहीं पढ़ाया, जिसको 2-2 आजन्म कारावास की सजा अंग्रेजों ने दी। कांग्रेस के नेता बताए कि आजादी के आंदोलन में कितने कांग्रेस के लोगों को 2-2 आजन्म कारावास की सजा। मोतीलाल नेहरू को हुई क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू को हुई? बताए ना कांग्रेस के लोग। मैं प्रमाण सहित कहता हूं कि वीर सावरकर को 2-2 आजन्म कारावास की सजा हुई थी। और क्यों हुई थी? 1857 का इतिहास उन्होंने लिख दिया था और कहा था मैं ये स्वतंत्रता संग्राम है, ये गदर और कुछ सैनिकों का विद्रोह नहीं है, ये देश के लोगों का योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन था, ये हमारा स्वतंत्र संग्राम था, सही तथ्यों के साथ। और यहाँ नहीं लिखा, उन्होंने इंग्लैंड की धरती पर लिखा, इंग्लैंड की धरती पर पहले प्रकाशित किया। वो ऐसा ही वीर है जिसको स्वतंत्र वीर सावरकर कहते हैं। हाँ, मीटिंग में जो किताबें, जो भारतीय ज्ञान क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा पर बड़े बड़े ग्रंथ है। कौन से? वेद है। वेद को सामान्य आदमी नहीं समझ पा रहा है, इसलिए उसके साथ में किसी न किसी व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा जो वेद का अध्ययन करने वाला होगा। इसलिए उनके संदर्भ ग्रंथों को हम सम्मिलित करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लेखकों को ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मिले, हमारे विद्यार्थी जो उस पर पीएचडी करेंगे उनको ज्यादा से ज्यादा साहित्य मिल जाए, उस पर वो करे और लिखे। वो संदर्भ ग्रंथ है, आधार ग्रंथ है, वो केवल पुस्तक, वो पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बना रहे, वो तो आधार स्तंभ के रूप में उन ग्रंथों का कोई उपयोग कर सकता है। उनको लगता है कि हमको सेल के बारे में जानना है तो अगस्त संहिता रखी जाएगी वहां पर, उसको पढ़े, उसमें कंफर्म कर ले। यदि कोई वेदों का कोई श्लोक लिखा होगा, सूक्तियां लिखी होगी, उसको देख कर करे वेद में लिखा है क्या, उसका वेरिफिकेशन करे और अपनी थीसिस लिखने का काम करे। मना कौन करेगा? 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित भव्य तिरंगा रैली में संजीव सक्सेना, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव हैं, ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी पर गहरा शोक जताया। 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित भव्य तिरंगा रैली में संजीव सक्सेना, जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव हैं, ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी पर गहरा शोक जताया। सक्सेना ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये घटना हमारे समाज के लिए एक शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना है और इस तरह के अपराधों के खिलाफ हम सभी को एकजुट होकर न्याय के लिए संघर्ष करना होगा। रैली में प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित संजीव सक्सेना ने अपने संबोधन के दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वहीं चंद्रशेखर आजाद जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को याद किया। इसके साथ ही उन्होंने 14 अगस्त को डोडा में मातृभूमि की सुरक्षा करते हुए शहीद हुए कैप्टन दीपक सिंह को भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। संजीव सक्सेना के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में उन्होंने संकल्प दिवस मनाने का आह्वान किया, जिसमें उन्होंने देशभक्ति की भावना को जागृत करने और समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करने का संदेश दिया। कोलकाता की घटना को लेकर एक संवेदनशील और गरिमामय कैंडल मार्च आयोजित किया गया, जिसमें सभी ने मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने विरोध को दर्ज किया। ये रैली अटल पथ से प्रारंभ होकर भारत माता चौराहे पर संपन्न हुई, जहां सभी ने एक स्वर में न्याय की मांग की। सेनानी अमर रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे। ये जो है वो शीतला माता जो युवा उत्सव समिति है, लोकेंद्र स्वास्थ्य और उनके समस्त साथियों द्वारा इस शहीद स्मरण यात्रा तिरंगा रैली का आयोजन किया और ये बहुत ही सुंदर एक मैसेज दिया इन्होंने। साथ ही इसका समापन जो किया उसमें
हमारे भारत को स्वतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए जिन शहीदों ने पूरे जीवन भर संघर्ष किया और अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने से नहीं चूके, हंसते हंसते कम उम्र में भी शहीद भगत सिंह जैसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फांसी के फंदे पे झूल गए, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने स्वयं को गोली मारने में भी न चूके लेकिन अंग्रेज़ों को अपना शरीर नहीं सौंपने दिया, महारानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने स्वयं अपना जो है शरीर का दाह करवा दिया लेकिन उन्होंने कहा नहीं अंग्रेज़ों को उनका शरीर ना मिले, महात्मा गांधी जिन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बना के अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया, जिनके कारण आज हम सब स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। ऐसे समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आज हमने याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी। साथ ही बुधवार को जो सीमा पर डोडा में जो हमारे शहीद हुए उनको हमने श्रद्धांजलि दी। 16 जुलाई को भी ब्रजेश थापा, ब्रजेश सिंह जो 4 शहीद हमारे सीमा सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए उनको भी हमने श्रद्धांजलि। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है, जो एक प्रश्न हमने स्वयं से पूछा और समाज में भी इसको फ्लोट किया कि क्या यही भारत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपने का भारत है? क्या शहीद भगत सिंह के सपने का यही भारत है? क्या महात्मा गांधी के सपने का यही भारत है? आज इस भारतवर्ष में हर दिन 90 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हर घंटे 4 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। और हमने उस हमारी बहन जो कोलकाता में जो केजी कर मेडिकल कॉलेज में उसके साथ 8-9 जुलाई की दरमियानी रात 8-9 अगस्त की दरमियानी रात को दरिंदगी की सीमा तोड़ दी। दिल्ली में जैसा निर्भया कांड हुआ था उससे भी भीभत्स कर दिया। उसका जब पिता ने लिखा है अपना आंखों देखा हाल कि जब उसने बेटी की लाश देखी तो उसके दोनों पांव जो है पेल्विस बोन को तोड़ते हुए राइट एंगल पर थे, उसकी आंखों में चश्मे का शीशा घुसा हुआ था, गले पर निशान थे और सब कुछ देखा। मेरे बोलते हुए भी शर्म आ रही है। आज जो है क्या इसी आज़ाद भारत में हम जो जी रहे हैं वो उन्हीं के सपनों का भारत है जिनके जान की कॉस्ट पे हमें ये आज़ादी मिली है। हमने संकल्प लिया, आज हम हर साल इसको संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे। हजारों की संख्या में जहाँ युवा आए उन्होंने संकल्प लिया कि जहाँ जहाँ वो महिलाओं पर छेड़छाड़ या अत्याचार की घटना देखेंगे सुनेंगे वहाँ जाके अपना जीवन लगा के उस घटना को रोकेंगे। इसका संकल्प लिया, आज निकाल के मनाते हैं पर ये आज से हम संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे क्योंकि जो घटना कल कोलकाता में हुई है वो सभी युवाओं के लिए तार करने वाली घटना है। डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जो भगवान की तरह देखा जाता है। कोरोना कोविड में उन डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हम लोगों के परिवारजनों की रक्षा की है। उस डॉक्टर के लिए सम्मान होना चाहिए। ये भी संकल्प लिया गया कि हमारे किसी भी मित्र यार या परिजनों के अगर अस्पताल में इलाज हो रहा होगा, डॉक्टरों को आदर की दृष्टि से देखेंगे, उनसे अच्छा व्यवहार करेंगे, गलत व्यवहार हो रहा होगा उसको रोकेंगे। और एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कोलकाता में दरिंदगी की सीमा को लांघ कर जो कृत्य हुआ है उसमें उनको फांसी से भी जो ज़्यादा खतरनाक सजा है वो देनी चाहिए। और हर शहर ये संकल्प निकाला जाना चाहिए। घर घर में युवाओं को जो है वो शिक्षित किया जाना चाहिए कि बच्चियों का सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान हो। इस भूमि पर हम खड़े हैं उसको भी हम भारत माता कहते हैं, इसलिए माता का सर्वोपरि सम्मान हो। हम उस भारत में रहते हैं जहाँ ईश्वर के पहले जो है उनकी पत्नी का नाम आता है, जहाँ कृष्ण को राधा कृष्ण के नाम से संबोधित करते हैं, जहाँ राम को सीता राम के रूप में संबोधित करते हैं। तो ऐसे भारतवर्ष में हम रहे हैं जहाँ पर माँ के नाम से बेटों को जाना जाता था। इसलिए माता का सम्मान, माता का सम्मान, महिला का सम्मान इस भारत के राष्ट्र की आत्मा को खंडित करेगा, पूरे विश्व में अपमानित करेगा। इसको रोका जाना चाहिए। और इसलिए हमने उस बहन को भी श्रद्धांजलि दी कोलकाता में जिसके साथ दरिंदगी हुई और साथ ही साथ संकल्प लिया। देश ही 6वें पायदान पे आ गया किसानों की आत्महत्या के नाम पर। स्वतंत्र भारत ऐसा होना चाहिए जहां युवाओं को रोज़गार हो, महिलाएं सुरक्षित हों। हम महिलाओं की पूजा करते हैं 9 दुर्गों में और अगले दिन ही समाचार पत्र में पढ़ते हैं कि बच्चियों के साथ दरिंदगी हो गई। उन बच्चियों को पूजा जाता है। मानवता तार हो रही है। वो मानवता जो तार हो रही है उसको वापस बनाने के लिए एक सामाजिक पहल की ज़रूरत है। राजनीति से ऊपर हट के उन कम से कम उन सेनानियों के लिए जिन्होंने पूरा प्राण लगा के हमें इस खुले वातावरण में सांस लेने के लिए ये हमको जो उपहार दिया स्वतंत्र भारत का, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मानवता को जो है वो मानवता
तार तार ना हो, इसके लिए हम कदम उठाएं। महिलाओं का सम्मान हो, युवाओं को सुरक्षा, युवाओं को रोजगार हो, बच्चियों का सम्मान हो, माता पिता का सम्मान हो, बुजुर्गों का सम्मान हो, ऐसे भारत राष्ट्र का निर्माण हो, इसके लिए हमने आज संकल्प भी लिया आज इस अवसर पर। और जो है सभी को स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। हर साल ये स्वतंत्रता दिवस वो